हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद श्रद्धा। आज हम सेट 6 करेंगे। जो हमारा पिछले वीडियो में सीडीपी का ही हुआ था सेक्शन, साइंस का नहीं हुआ था, तो उसी पीवाईक्यू को हम साइंस का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ टीचर डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ इन क्लास. He then asked students for simple examples that prove the same law. Which ability is he trying to develop? एक शिक्षक कक्षा में न्यूटन के नियमों को स्थापित करने के लिए एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। वह फिर छात्रों से सरल उदाहरणों के लिए कहता है जो समान नियम साबित करते हैं। वह किस क्षमता को विकसित करने की कोशिश कर रहा है? एक्सेप्शन और रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति की, फ्लैक्सिबल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, लचीला और विभिन्न चिंतन की, एक्सप्रेस द टास्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स, लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य को व्यक्त करने की, कोरिलेशन बिटवीन वेरियस फिनोमेना, विभिन्न घटनाओं के बीच सहसंबंध की। देखिए, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट पेडागोजी का है। इसमें एक टीचर क्या वेरीफाई कर रहा है, बच्चों को क्या समझाना चाह रहा है, तो न्यूटन्स लॉ का। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जिससे बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को लर्न कर सकता है या वो उस चीज़ के लिए अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सकता है। तो एक्सेप्शन और रिजेक्शन का है नहीं, यहाँ पे फ्लैक्सिबल या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी नहीं है, टर्म्स गोल को रिलेटेड भी नहीं है। जो हमारा नेचर फिनोमेना है या एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होते हैं उससे रिलेट करेगा। वो विभिन्न घटनाओं को जो हमारे दिनचर्या में यूज़ होती है उससे रिलेट करके बच्चों को वो ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कराएगा, उसे ये सारी चीज़ें सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू करवाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, कोरिलेशन बिटवीन वेरियस फिनोमेना, विभिन्न घटनाओं के बीच सहसंबंध से वो बच्चों को इस चीज़ को समझाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, just as multi-flow map is used for cause and effect, a bridge map is used for analogies and comparison. What is its significance? जिस तरह मल्टी फ्लो मैप का उपयोग कारण और प्रभाव के लिए किया जाता है, उसी तरह एक ब्रिज मैप का उपयोग अनुरूपता और तुलनाओं के लिए किया जाता है। इसका महत्व क्या है? ब्रिज मैप के बारे में बात करें जो एनालॉजीज एंड कंपैरिजन से हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? इफेक्टिव मेथड इन टीचिंग, विज्ञान शिक्षण में प्रभावी तरीके, क्रिएट्स अ प्लेफुल मूड, आनंदित मनोदशा बनाता है, इम्प्रूव्स क्विज एबिलिटीज़, प्रश्नोत्तरी क्षमताओं में सुधार करता है, इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंसिव पावर, समझ शक्ति को बढ़ाता है। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, ब्रिज मैप में कौन सा उसका सिग्निफिकेंस है? तो इसका हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला, इफेक्टिव मेथड इन टीचिंग साइंस है, विज्ञान शिक्षण में प्रभावी तरीका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेम, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? विद्युत वाहक सुचालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सामान्य रूप से रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समान रखते हुए सुचालक के माध्यम से विद्युत को उलट दिया जाता है। आप क्या देखते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी डबल्ड, क्या सुचालक पर लग रहा बल दोगुना हो जाता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बिकम जीरो, सुचालक पर लग रहा बल शून्य हो जाता है। द कंडक्टर विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, सुचालक विराम अवस्था में रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर विल बी रिवर्स्ड, सुचालक की गति की दिशा को उलट दिया जाता है। बात कर रहे हैं हम करंट कैरिंग कंडक्टर की जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, जिसका कंडक्टर रिवर्स कर दिया जाता है। तो हम क्या इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, फोर्थ ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर विल बी रिवर्स्ड। क्योंकि देखिए करंट की बात कर रहे हैं, हमारा कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है वो रिवर्स हो जाता है। तो हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं? तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा मोशन का डायरेक्शन है कंडक्टर में वो रिवर्स्ड हो रहा है, सुचालक की गति की दिशा को उलट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन टू बलून्स रब विद अ वुलन क्लॉथ?
आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। क्या होता है जब दो गुब्बारे एक ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं? दे रिपल ईच अदर, वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दे स्टिक टुगेदर, वे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। दे नाइदर रिपल नॉर अट्रैक्ट ईच अदर, वे ना ही एक दूसरे की ओर विकर्षित होते हैं ना ही आकर्षित होते हैं। देखिए, अगर हम दो बैलून्स को रब करते हैं एक वुलन क्लॉथ से, तो आपको बता दें इनमें दोनों में सेम चार्जेस अप्लाई होता है। दोनों में सेम या तो पॉजिटिव होगा तो दोनों में पॉजिटिव चार्जेस कैरी करेगा, और अगर नेगेटिव है तो दोनों में नेगेटिव चार्जेस कैरी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, दे रिपल ईच अदर, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये रहा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क? क्वेश्चन देखिएगा, दोनों सेम है, लैंग्वेजेस अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है। क्या होता है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है? देखिए, अलग अलग चीज़ों को कर रहा है। ग्लास रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड ऋणात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम धनात्मक आवेशित हो जाता है। बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ग्लास रॉड और रेशम दोनों ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं। ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ग्लास रॉड धनात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्या दोनों ही धनात्मक आवेशित हो जाती है, दोनों में चार्जेस? तो देखिए, जो हमारा ग्लास रॉड है और अगर हम सिल्क की बात करते हैं, जो दोनों को रब करते हैं, तो जो हमारा ग्लास रॉड है, तो जो ग्लास रॉड होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो हमारी सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज होती है। तो जब अगर नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका राइट आंसर है थर्ड वन। ग्लास रॉड यहाँ हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो धनात्मक आवेश होती है, और जो हमारी सिल्क है वो हमारी ऋणात्मक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अ फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड बिकॉज इट डैश। एक महीन पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है क्योंकि इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ा देता है। रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, घर्षण को कम कर देता है। गिव्स करेक्ट डायरेक्शन टू द स्ट्राइकर, स्ट्राइकर को सही दिशा देता है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के प्रभाव को कम कर देता है। अच्छा, आप लोगों ने कैरम खेला होगा, देखा होगा जब स्ट्राइकर हमारा सही से काम नहीं करता है तो हम उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं। वो क्यों करते हैं? क्या वो हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देता है? ऐसे में तो हमारा स्ट्राइकर काम ही नहीं करेगा। रिड्यूस करता है ग्रेविटी को, तो ग्रेविटी का भी इसमें कोई वो नहीं है। या स्ट्राइकर को करेक्ट डायरेक्शन देता है, तो ये भी नहीं है। इससे क्या होता है, हम इसीलिए उसमें पाउडर छिड़कते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 वाला, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, घर्षण को कम कर देता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नेचुरल ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स आर देयर? प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अमाइनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 22, 16, 20 या 18। इसका राइट आंसर है 20। मैं आपको आने वाले 1-2 वीडियो के बाद मैं आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में डिटेल में एक वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if a beam of white light falls on a plane mirror at an angle of incidence 30 degree, then the angle of reflection for the red color is। यदि सफ़ेद प्रकाश की किरण 30 डिग्री के आपतन कोण पर एक समतल दर्पण पर पड़ती है तो लाल रंग के प्रतिबिंब का कोण है 30 डिग्री, 15 डिग्री, ग्रेटर देन 30 डिग्री या लेस देन 30 डिग्री। देखिए, बात कर रहे हैं हम प्लेन मिरर की। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है, जो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन प्लेन मिरर के कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर होगा 30, क्योंकि हमारी इंसिडेंस रे भी 30 है तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री ही होगी। क्वेश्चन नंबर 9, Sambhu lives in a slum. Drinking water usually gets contaminated. He is prone to get diseases like dash. शंभू एक झोपड़पट्टी में रहता है जहाँ पीने का पानी सामान्यतः दूषित हो जाता है। उसे डैश जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स खसरा, चिकन पॉक्स चेचक, टाइफाइड कॉलेरा, टाइफाइड या कॉलेरा। देखिए, जो हमारी टाइफाइड और कॉलेरा है वो
कंटामिनेटेड डिजीजेस है और ये बाय वाटर बॉर्नी डिजीजेस है। तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस है नहीं, ये बाय एयर है। खसरा भी नहीं है, चिकन पॉक्स भी नहीं है, ये वाटर बॉर्नी डिजीज़ है हमारी टाइफाइड एंड कॉलेरा। इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 10, an object of 3 centimeter height is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter. What is the size of the image obtained? एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्राप्त छवि का आकार क्या है? देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखिए इसका फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/u इक्वल्स टू 1/v। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/15, 1/10 तो हमारा आंसर आएगा 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर की इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्टेंड होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड्स? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव विच नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे इसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव विच डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे इसके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव सो इट कैन इवन पास थ्रू वैक्यूम। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है इसीलिए यह निर्वात के माध्यम में भी आर पार की जा सकती है। साउंड इज अ ट्रांसवर्स वेव। ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिएगा। यहाँ हम ट्रू है इसके रिगार्डिंग साउंड्स के बारे में बता रहे हैं। तो जो हमारी साउंड वेव्स है एक्चुअल में एक मैकेनिकल वेव है और इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। इट्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, या इसके प्रसार के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है विच नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, जिसे इसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको बता दें जो हम साउंड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम के बारे में। तो आपको बता दें वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रैवल नहीं करता है कि कोई मीडियम नहीं। गैस में बहुत कम करता है, लिक्विड में इससे थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो हमारा साउंड है वो सॉलिड के थ्रू ट्रैवल होता है। तो साउंड का मेन मटेरियल मीडियम है प्रोपोगेशन के लिए सॉलिड, फिर उससे कम होता है लिक्विड में और उससे कम होता है गैस में, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following can be used to make the inverted image erect? उल्टी प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइट चैप्टर का है ये क्वेश्चन। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो हम इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 30, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा इसके द्वारा नियंत्रित होती। किसके? इरिस, कॉर्निया, प्यूपिल या रेटिना। परितारिका, कॉर्निया, पुतली या रेटिना। तो इसका राइट आंसर है इरिस। आइए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये रफली एक डायग्राम है आई का। तो आपको बता दें ये जो हमारा प्यूपिल होता है, जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। जो उसके ऊपर एक लेयर होती है उसको हम इरिस बोलते हैं। उसके अंदर साइड में एक लेंस होता है, ये जो वाइट वाइट इससे हमारा दिखता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो है कॉर्निया। पीछे साइड में हमारी होती है सिलरी बॉडी एंड रेटिना मसल्स होती है यहाँ पे। पीछे से यहाँ से जो भी हम चीज़ें देखते हैं, हमारी इमेज बनती है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है। यहाँ हमारा मैक्युला होता है, यहाँ पे हमारी वर्टियस बॉडी होती है, यहाँ पे रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है, और यहाँ पे हमारा रेटिना होता है। यहाँ पे हमारी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इरिस। क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर लार्ज पोल्ट्री फार्म्स कंस्ट्रक्टेड?
बड़े कुकुट मुर्गे फॉर्म का निर्माण क्यों किया जाता है? टू रेज बॉयलर्स फॉर चिकन मीट इन लार्ज नंबर्स, चिकन मांस के लिए बड़ी संख्या में बॉयलर बढ़ाने के लिए। ऑल ऑफ द अबव फैक्ट्स, उपरोक्त सभी तत्व। टू डेवलप वेरी गुड हैचरी फॉर एग लेयर्स इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में अंडे की परतों के लिए बहुत अच्छी सुपरशाला विकसित करने के लिए। देयर इज लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग पोल्ट्री, कुक्कुट पालन के विकास के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो बात कर रहे हैं हम लार्ज पोल्ट्री फार्म्स की, तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स हमारे सही हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी तत्व, ऑल ऑफ द अबव फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर इज फ्रॉम, यदि एक टिड्डे को मेंढक खा लेता है तो उसमें ऊर्जा स्थानांतरण होती है। कौन से लेवल की? तो देखिए, प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देखिए यहाँ पे ग्रास ऑपर फ्रॉग की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, कौन सी एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो रही है? तो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा ग्रास हॉपर है, ये इसे खाता है, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब इसको खा रहा है हमारा फ्रॉग, मेंढक, ये क्या है? तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपयोक्ताओं से द्वितीय उपभोक्ताओं में। यहाँ पे हमारी एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से हो रही है? तो प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16, टिंचर ऑफ आयोडीन इज मेड बाय डिजॉल्विंग, आयोडीन का टिंचर निम्न में से किसे घोलकर बनाया जाता है? आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड, आयोडीन और सोडियम क्लोराइड, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल, आयोडीन एंड ग्लिसरॉल, आयोडीन एंड वाटर। तो आपने देखा होगा जब हमें कुछ चोट लग जाती है तो हमारे उस चोट को हम साफ़ करते हैं स्पिरिट से, तो वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो हमारा आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल का सोल्यूशन होता है। इसका राइट आंसर है सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बात कर रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट की। क्वेश्चंस को हमेशा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कई जगह वो पूरा क्वेश्चन पूछता है लेकिन लास्ट में लिख देता है नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है। और यही हमारी मिस्टेक होती है कि हम सिर्फ क्वेश्चन रीड करके आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि बाद में नॉट पूछ रहा है वो। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। बटर इज स्प्रेडेड बाय चर्निंग, मक्खन मंथन द्वारा अलग किया जाता है, ये तो सही है कि हम मक्खन को मंथन से अलग करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन चेंज देयर प्रॉपर्टीज व्हेन मिक्स्ड, एक मिश्रण के अवयव जब मिश्रित किए जाते हैं तो उनके गुणों को बदलते हैं, ये तो नहीं है। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली ये भी सही है कि एक शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। मिल्क इज़ अ मिक्सचर, तो दूध एक मिश्रण, ये भी सही है। इसमें हमारा जो गलत है वो ये है कि जब हम किसी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में चेंज हो जाती हैं, ये गलत है इसका, क्योंकि उन कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़, उनके जो गुण हैं वो बदलते नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल आर रेस्पेक्टिवली, समुद्र स्तर पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः निम्न है। 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस। बात करें प्योर वाटर की सी लेवल पे, तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट उसका हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, एंड जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री ही होगा। उसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच विल नॉट टेक प्लेस। अब बात करें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जो घटित नहीं होगी उसकी पहचान करें। कॉपर मेटल डिप्ड इन FeSO4, आयरन मेटल डिप्ड इन CuSO4, मैग्नीशियम मेटल डिप्ड इन ZnSO4,
एल्यूमिनियम मेटल डिप्ड इन CuSO4, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कॉपर। कॉपर मेटल डिप्ड इन FeSO4, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम रिएक्टिविटी टेबल पढ़ते हैं तो हमारा आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। तो नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बल्कि नीचे वाला ऊपर वाले को, जो हमारा ऊपर वाला है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो नीचे का है वो ऊपर के एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हमारा आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किस में नहीं होगी, तो वो कॉपर और आयरन में है, क्योंकि कॉपर जो है हमारा वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। राइट आंसर है फर्स्ट, कॉपर मेटल डिप्ड इन FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर्म, टॉर्क के आयाम के बारे में बात करते हैं। MLT इनवर्स 1, M2L2T-2, ML2T2, ML2T-2। तो हमारे टॉर्क का जो आयाम है वो उसका राइट आंसर है फोर्थ वाला, ML2T-2, इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेसिंग ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर of any desired metal on another material by means of electricity is called, बिजली के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत किसी अन्य सामग्री पर जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो किसी भी लेयर को अगर हम डिपॉजिट करते हैं किसी मेटल में, तो उस अनदर मटेरियल का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, इलेक्ट्रोकक्षन, विद्युत मृत्यु, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत उपघटन। देखिए, बिजली के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत किसी अन्य सामग्री पर जमा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, विद्युत लेपन जिसे हम कहते हैं। राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कॉन्सेप्ट बेस है। द साइंस टीचर ब्रॉट अ वाइट सॉलिड एक्स, एक साइंस टीचर है, उसने एक सॉलिड लेके आया एक्स टू द क्लास एंड इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट शी हैज़ यूज्ड इट फॉर कुकिंग एट होम। जो उन्होंने वाइट सॉलिड लेकर आया है क्लास में, उन्होंने बताया स्टूडेंट्स को कि वो जो सॉलिड उनके पास है वो घर में खाना या कुकिंग के लिए यूज़ होती है। वैन स्टूडेंट टच द सॉलिड विथ वेट फिंगर्स, उनके जब हाथों से उन्होंने गीली उंगलियों से उस सॉलिड को टच किया, एंड रब्ड इट विथ फिंगर्स, उन्हें अपनी उंगलियों से रगड़ा, इट फील्स सोफी टू टच, उन्होंने साबुन जैसा एक टेक्सचर लगा उसका। इट ऑल्सो टर्न्स रेड लिटमस इंडिकेटर पेपर ब्लू। देखिए, रेड लिटमस के बारे में बात हो रही है कि जब हमारा ब्लू से रेड होता है तो हमारा एसिड होता है, और जब रेड से ब्लू की तरफ जाता है तो हमारा बेस होता है। ऑप्शन है हमारा कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, शुगर, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा पाउडर। बात करें, देखिए हम इसे एक तो खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर, सारी चीज़ें तो है, पर उसको जब टच कर रहे हैं तो उसका सोपी टेक्सचर है, सॉल्ट का तो नहीं होता, ये दानेदार होती है। चीनी भी नहीं होगी, और मैदा और बेकिंग पाउडर में कन्फ्यूजन हो सकता है। जब अगर हम जब इसका लिटमस पेपर से इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये हमारा रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, तो रेड से ब्लू की तरफ हमारा बेकिंग पाउडर जाएगा, तो हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 23, अ बेस अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए यहाँ पे भी फिर से अपना एसिड बेस का क्वेश्चन आया है, बेस के बारे में पूछ रहा है, COO, CO2, SO2, NO2। इसका राइट आंसर होगा हमारा CuO, क्योंकि जो हमारी CO2, SO2 और NO2 ये हमारी गैस है, तो यहाँ पे बेस हमारा सिर्फ एक ही है, वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन CuO। क्वेश्चन नंबर 24, calculate the mass of MgSO4 which will contain the same number of molecules as contained in 10 grams of Na2CO3। देखिए, MgSO4 के उस द्रव्यमान की गणना करें जिससे में निहित अणुओं की संख्या Na2CO3 के 10.6 ग्राम में निहित अणुओं की संख्या के समान होगी। अब यहाँ पे एटॉमिक मासेस या परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है हमें कि Mg का कितना है, S का कितना है, O हो गया, HNA एंड C का सबका दिया हो गया, बस हमें यहाँ पे ये जो मासेस दिए उसको इनके वैल्यूज़ में पुट करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा 12 ग्राम्स, राइट आंसर है हमारा 12 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25, when 10 gram of sugar is added to 50 ml of water taken in a beaker and mixed well, what change is seen in the volume of the solution form। बीकर
में लिए गए 50 मिलीलीटर पानी में जब 10 ग्राम चीनी डालकर अच्छे से मिलाई जाती है तो निर्मित विलयन की मात्रा में क्या परिवर्तन देखा जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस टू 40 ml। क्या हमारा जो विलय का आयतन है वो 40 मिलीलीटर तक घट जाता है। देखिए 50 मिलीलीटर में पानी है, उसमें अगर 10 ग्राम की हम चीनी को डालकर अच्छे से मिलाते हैं तो आपको बता दें ना तो इसका लेवल बढ़ता है ना ही लेवल इसका घटता है, क्योंकि चीनी तो उसमें मिल जाती है, हमारे H2O जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के उसमें मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो रिमेन सेम, मतलब वो 50 ml का 50 ml ही होता है, ना कि वो 60 ml हो जाता है ना ही 40 ml हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, विलयन का जो आयतन है वो समान ही रहेगा। इसका राइट आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 26। Why is it not possible to break the stream of water from an open tap by moving our fingers in between the running water stream of water? पानी की धारा के बीच हमारी उंगली को घुमाने से खुले नल में गिरता पानी की धारा को तोड़ना संभव क्यों नहीं है? इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई। क्या इसीलिए क्योंकि पानी की गतिशीलता धारा की गति बहुत अधिक होती है? It is because the size of water molecules very small for our fingers to pass in between them। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के अणुओं का आकार हमारी उंगली से होकर गुजरने के लिए बहुत ही छोटा होता है। It is because the water molecules are held together by force of attraction। इसीलिए कि पानी के अणु आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। It is because the stream of water experience gravitational force of attraction। ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी की धारा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। तो आपको बता दें जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपके हुए होते हैं कि उसको हमारी उंगली जब पानी के टैप से ऐसे क्रॉस करती है तो वो अलग नहीं कर पाती। ये इसीलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में। हमारा राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला। इसका कारण यह है कि पानी के अणु आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन। अब इनमें से ऐसा कौन सा विलय है जो धनात्मक रूप से आवेशित है? तो आर्सेनिक सल्फाइड, क्ले, चिकनी मिट्टी हम जिसे कहते हैं वो, या जेलेटिन, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28। Which one of the following method is used by you to control growth of weed in agriculture field? कृषि क्षेत्र में खरपतवारों के विकास को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग आपके द्वारा किया जाए? अब बात करें वीड्स के खरपतवारों के लिए तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, स्वच्छता का रखरखाव, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, रोग निरोधी उपचार, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग ऑफ फसल चक्रवर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। तो अगर हमें अपने खेतों को या अपनी फसलों को खरपतवारों से बचाना है तो हमें मेंटेनेंस हाइजीन तो ठीक है, ये भी ठीक है। आपको बता दें इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, या आज इस बार हमने अगर ये फसल बोए तो अगले बार हम दूसरी फसल बोए। ये नहीं कि हम एक ही फसल को कंटिन्यू रखें बार बार, इससे खरपतवार ज़्यादा होंगे। अगर खरपतवारों से हमें बचाना है हमारी फसलों को तो हमें इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस को यूज़ करना होगा हमारे खेतों में। क्वेश्चन नंबर 29। Which one of the organism is likely to have maximum concentration of harmful chemical DDT in the aquatic food chain consisting of kingfisher, zooplankton, fish and phytoplankton? किंगफिशर प्राणी पलक मछली पादप पलक से बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में कौन से एक जीव में हानिकारक रासायनिक डीडीटी की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना है? फिश, फाइटोप्लैंक्टन, किंगफिशर, जूप्लैंक्टन। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होगा वो हमारा किंगफिशर में होगा। फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो टॉप पे हमारा क्या है? किंगफिशर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा किंगफिशर। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। Which two of the planets mentioned below have CO2 as the major components of their atmosphere? अर्थ, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर। नीचे दिए गए दो ग्रहों में से किसके वायुमंडल के
प्रमुख घटक के रूप में CO2 है। अब CO2 के बारे में बात करें, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं एटमॉस्फेयर में जिसके मेन कंपोनेंट है हमारे CO2? क्या वो हमारा वीनस और मार्स है, शुक्र और मंगल, मर्क्यूरी एंड वीनस, शुक्र और या बुध, वीनस एंड जुपिटर, शुक्र या बृहस्पति, मर्क्यूरी एंड मार्स, बुध और मंगल। तो इसका राइट आंसर है हमारा वीनस एंड मार्स। इसका मेन, इस प्लैनेट के मेन कंपोनेंट्स है हमारे CO2। देखिए आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऐसे कुछ भी व्हीकल्स मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो या इन कुछ क्वेश्चन पेपर्स की आपको पिक्चर्स चाहिए हो, क्वेश्चंस चाहिए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे भी मैं कंटेंट शेयर करती हूँ। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और आगे भी ऐसे कई क्वेश्चंस, कई वीडियोस और सॉल्यूशंस उनके साथ में मैं लेकर आते रहूँगी। थैंक यू।